नमस्कार, स्वागत। अभिवादन। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं और आप मंथन देख रहे हैं। खबर है कि यूपी में इतिहास की किताबों से आक्रांताओं का अंत हो गया है। मुगल या कहें कि मुगलों के इतिहास का चैप्टर सरकार ने क्लोज कर दिया है और आज का मंथन भी हम इसी पर करेंगे। आक्रांताओं का अंत वास्तव में यूपी के इतिहास में एक अलग तरीके का एक संदेश और संकेत जाएगा और मुगलों के इतिहास के चैप्टर में योगी सरकार पूरी तरीके से ये खबर है कि वो हटाने जा रही है और इसकी जगह भारत का गौरवशाली इतिहास पढ़ाया जाएगा। हालांकि जब ये कार्यक्रम हम कर रहे हैं, इस बीच उत्तर प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी का एक बयान भी मीडिया में नज़र आ रहा है। गुलाब देवी कह रही हैं कि कहीं कुछ नहीं होने जा रहा है, ये भ्रम फैलाया जा रहा है, हम एनसीईआरटी के संपर्क में हैं। तो बड़ा सवाल है कि क्या यूपी बोर्ड में एनसीईआरटी की किताबें पढ़ाई जाती? हालांकि जो खबर है वो ये है कि उत्तर प्रदेश में जो यूपी बोर्ड है और जो सीबीएसई है, उत्तर प्रदेश के अंदर ये दोनों बोर्ड के छात्रों को इंटरमीडिएट में मुगलों का इतिहास पढ़ाया नहीं जाएगा। एक और सवाल आज मंथन में कि क्या हिंदुस्तानियों को बूटों से कुचलने वाले अंग्रेजों के इतिहास के भी चैप्टर क्लोज किए जाएंगे? देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश का इतिहास तकरीबन 4000 साल पुराना है। उत्तर प्रदेश गंगा जमुनी सभ्यता का प्रतीक है और पहले इस राज्य पर आर्यों का कब्जा था। 400 ईसा पूर्व में नंद और मौर्य ने इस राज्य पर राज किया। जो 14वीं शताब्दी में इस भूमि पर मुस्लिम शासक आए और 16वीं शताब्दी में मुगलों की भी एंट्री हुई। उत्तर प्रदेश का गठन 1 अप्रैल 1937 को हुआ था, तब इसका नाम यूनाइटेड प्रोविंस था। वहीं इसे राज्य का दर्जा 24 जनवरी साल 1950 में मिला। नवाबों के काल में अवध के नवाब शहादत अली खां ने फैजाबाद नाम से एक नए शहर का गठन किया और इसे अवध की राजधानी घोषित किया। जब अंग्रेजों ने राज्य पर कब्जा किया तो उन्होंने इसका पुनर्गठन करते हुए संयुक्त प्रांत आगरा अवध करते हुए इलाहाबाद को राजधानी घोषित कर दिया, जो अब प्रयागराज है। अंत में साल 1921 में लखनऊ को राजधानी बनाया गया। देश को एक तरीके से दोनों ने, चाहे मुगलों हों चाहे उससे पहले अन्य शासकों हों, इन्होंने उत्तर प्रदेश को, देश को नुकसान पहुंचाया और अलग अलग क्षेत्रों में। अंग्रेजों ने भारत को आर्थिक नुकसान ज़्यादा पहुंचाया। वह भारत के रुपए पैसे लूट कर अपने देश ले गए, जिससे उनका देश समृद्ध होने लगा, जबकि मुगलों ने भारत का सांस्कृतिक और धार्मिक नुकसान सबसे ज़्यादा किया। इस देश में जहां मुसलमान बिल्कुल नहीं थे, ऐसी बातें कही जा रही हैं, उसी देश में कई सारे लोगों को ज़बरदस्ती उनका धर्म परिवर्तन किया गया। यहाँ की सांस्कृतिक भव्य इमारतों को नष्ट किया गया, यूनिवर्सिटीज़ को जलाया गया। नालंदा और तक्षशिला इस विश्वविद्यालय इसका प्रतीक है। यहाँ के प्राचीन मंदिर तोड़े गए और जो प्राचीन विरासतें थीं उनको जलाने का भी प्रयास किया गया। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी, जैसा मैंने बताया कि नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालयों को मुगलों ने जला दिया। बहुत सारे मंदिरों को नुकसान पहुंचाया गया और ये अपने आप में एक काला अध्याय भी से कहा जा सकता है वर्तमान दौर में, क्योंकि जितना नुकसान हुआ उसकी भरपाई करना मुश्किल है। ये कहा जा रहा है कि योगी सरकार ने ये निर्णय ले लिया है और शीघ्र ही इसका नोटिफिकेशन भी जहाँ तक आ ही जाएगा। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल में भी बहुत सारे शहरों जिलों का नाम बदलने का सिलसिला जारी है। बहुत सारे गुलामी के निर्णय लिया है, ये ऐसी खबर है। दरअसल अब स्कूलों में मुगलों के इतिहास के बारे में नहीं पढ़ाया जाएगा। शैक्षिक सत्र 2023-24 में 12वीं में पढ़ाई जाने वाली इतिहास की किताब से मुगलों का चैप्टर हटा दिया जाएगा या हटा दिया गया है। इसके अलावा 11वीं की किताब से इस्लाम का उदय, संस्कृतियों में टकराव, औद्योगिक क्रांति, समय की शुरुआत पाठ हटाए गए हैं, ऐसी भी खबरें हैं। राज्य के माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों की ओर से कहा गया है शैक्षणिक सत्र
24 से 12वीं कक्षा में पढ़ाए जाने वाले नए कोर्स के तहत इतिहास की किताब थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री पार्ट सेकेंड से द मुगल कोर्स 17वीं और 16वीं और 17वीं सदी को हटा दिया गया है। कक्षा 12 की इतिहास की किताबों से अकबरनामा, अकबर के शासनकाल का आधिकारिक इतिहास, बादशाहनामा, मुगल सम्राट शाहजहां का इतिहास, मुगल शासकों और उनके साम्राज्य जैसे पाठ हटाए गए हैं। इससे पहले 12वीं की इतिहास की किताब में भारतीय इतिहास के कुछ विषय द्वितीय से लेकर शासक और मुगल दरबार चैप्टर होते थे, जो अब आपको नहीं पढ़ने को मिलेंगे या नहीं दिखाई देंगे। सरकार के फैसले पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान भी मीडिया के सामने आया, उसे सुन लिया जाए। बारहवीं के सिलेबस से मुगल कालीन हो रही है। नहीं, मुझे आपत्ति नहीं, मैं पूछ रहा हूँ। नहीं, जो अच्छी चीजें देश की पढ़ाई जानी चाहिए थी पहले से वो नहीं पढ़ाई जा रही, उससे छिपाया गया, सच को छिपाया गया, झूठ को पढ़ाया गया। आज सच को पढ़ाने की तैयारी है, उसका वेलकम। केशव प्रसाद मौर्य इसकी तस्दीक कर रहे हैं कि भाई जो नहीं पढ़ाया गया आज तक उसे पढ़ाया जाएगा। अपना गौरवशाली इतिहास और गुलामी का प्रतीक जो इतिहास पढ़ाया जाता रहा उसको हटाएंगे हम। जो छिपाया गया, जो हमारा गौरवशाली इतिहास था भारत का, उसको छिपाया गया, उसको हम नहीं छिपाने देंगे। ये बात वो कह रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये खबर पुख्ता केशव प्रसाद मौर्य ही कर रहे हैं। अब इसके प्रत्युत्तर में समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व शिक्षा मंत्री इकबाल महमूद ने प्रतिक्रिया दी है, उसे भी सुना जाए। उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार मुसलमानों के विरुद्ध जो भी कर सकती है वो कर रही है। मुगल शासन हिंदुस्तान में बहुत लंबा रहा है, इसको सिर्फ उत्तर प्रदेश से हटाने से कोई हट थोड़े जाएगा। अब तो ये केंद्र सरकार से कहते, अपने प्रधानमंत्री से कहते कि देश के अंदर से हटाओ। इतिहास हिंदुस्तान के अंदर महदूद नहीं है, ये इतिहास दुनिया में है। आज जितनी भी इमारतें आप देख रहे हैं, चाहे वो ताजमहल हो, लाल किला हो, कुतुब मीनार, ये सब मुगल के जमाने की हैं। यहाँ तो बहुत सारे ऐसे भी आए जो हिंदुस्तान को लूट कर चले गए। इकबाल महमूद इस बात को कह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे भी लोग आए जो हिंदुस्तान को लूट कर चले गए। मुगलों काल की तो बहुत सारी इमारतें हैं और वो भारत के इतिहास को वो बता रही हैं, लेकिन ये सरकार है कि मुसलमानों के नाम पर अगर कुछ भी है तो उसे हटाना चाहती है। वो एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई अगर आपको हटाना ही है इतिहास को मुगलों के, तो केंद्र सरकार करती है, प्रधानमंत्री जी से कहिए वो करें और शिक्षा मंत्रालय ही सब कर दे। खाली ये कौन सी बात है कि उत्तर प्रदेश में हम इसको कर देंगे और गुलामी का डोज जो है वो मुगल चैप्टर क्लोज कर देंगे। ये सवाल उठ रहे हैं। आज मेरे साथ जो मेहमान होंगे उसमें राजनीतिक व्यक्ति जरूर होंगे, लेकिन वास्तव में ऐसे लोगों को हमने आज आमंत्रित किया है जिनकी राय अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और मैं उनसे समझना चाहूँगा कि इस तरह की चीज़ें क्या करना संभव है, इसके पीछे मसला क्या है और क्या जो आगे की पीढ़ी है वो कौन सा इतिहास पढ़ेगी। अगर मान लीजिए किसी को यूपीएससी की तैयारी करनी है तो वो कौन सा उसको इतिहास क्या यूपीएससी के समय ये किताब लेकर पढ़नी पड़ेगी कि मुगलों का इतिहास क्या था। भाई इतना आपका आभार। अमित राय सिन्हा साहब हैं, इतिहासकार हैं इस देश के जाने माने। बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद आपका, बहुत आभार अमित राय सिन्हा साहब। डॉक्टर रोहित मिश्रा, ये यूपीएससी की कोचिंग बच्चों को कोच करते हैं, बहुत सारी मेधावी प्रतिभा इस देश को समर्पित कर चुके हैं। डॉक्टर रोहित मिश्रा साहब आपका बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। और कांग्रेस के नेता अभिमन्यु त्यागी हमारे साथ जुड़े हैं। त्यागी साहब बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका। थोड़ी देर में उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय जी के भी जुड़ने की संभावना है। मैं मंथन की शुरुआत इस देश के जाने माने संपादक शैलेश जी से करूंगा। शैलेश जी, एक तरफ ये खबर पूरी तरीके से इस पे बयान भी हो गया, काउंटर बयान भी हो गया। केशव प्रसाद मौर्य जी ने बयान दे दिया कि भाई जो छिपाया जा रहा था वो हम पढ़ाएंगे, अच्छी बात है।
इकबाल महमूद साहब ने काउंटर बयान दे दिया। अभी मैं मंथन कार्यक्रम आने से पहले देख रहा था कि उत्तर प्रदेश की शिक्षा मंत्री गुलाब देवी कह रही हैं कि ये सब झूठ बातें हैं, भ्रम मत फैलाइए, मीडिया वाले भ्रम फैला रहे हैं। और हमारी एनसीईआरटी से बात हो गई। मैं समझ नहीं पाया कि क्या उत्तर प्रदेश का जो बोर्ड है, शिक्षा बोर्ड, यूपी बोर्ड जिसे कहते हैं, जिससे हमारे जैसे तमाम लोग पढ़े हैं, उसमें क्या वो एनसीईआरटी की किताबें पढ़ाता है? हमारे पास जो खबर है कि सीबीएसई और यूपी बोर्ड दोनों को ये उत्तर प्रदेश में कहा गया कि ये जो पाठ हैं वो हटाए जाएंगे, मुगलों का इतिहास वो नहीं पढ़ाया जाएगा। तो इसके पीछे सोच कि क्या आक्रांताओं का अंत अब होने जा रहा है और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के लिए इतिहास रचने जा रही है, या फिर इसके पीछे कोई राजनीति है? ये दो बड़े प्रश्न हैं। और तीसरा प्रश्न इसी से जुड़ा हुआ शैलेश जी, कि क्या जो आगे के छात्र होंगे वो कैसे पढ़ेंगे इतिहास? नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जो इस समय इसको देखता हूँ उसको मैं उत्तर प्रदेश के ही एक महत्वपूर्ण कवि हैं लीलाधर जगूड़ी जी, उनकी कविता की 2-3 लाइनें मुझे याद आ रही, मैं वहां से शुरू करता हूँ। कविता की पंक्तियां हैं, कितने अंधेरे और कितने उजाले में लिखूं कि नए साल के बसंत पर कविता भी हो और शब्दों की मितव्ययिता भी हो। क्या बात है। आगे जाती है कविता, मैं बीच के हिस्से को छोड़ देता हूं। उसमें वो एकदम समसामयिक कविता है। उसमें आगे चलकर वो लिखते हैं कि क्या जहां जहां गोलियां दागी गई हैं वहां वहां फूल दाग दूं। जी जी। जो बच्चे घरों से गायब हो गए हैं क्या लिख दूं कि वो मौज करने गए हैं, वगैरह वगैरह। मैं इस पर ज्यादा नहीं जाऊंगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि ये इतिहास की किताबों से किसी अध्याय को निकाल देने से इतिहास मिट नहीं जाता है। मुगल भारत में आए थे, क्या आप नहीं पढ़ाओगे कि बाबर भारत में आया था, तो क्या इसका मतलब ये होगा कि बाबर नहीं आया? करीब 300 सालों तक मुगलों ने भारत पर शासन किया। अगर आप वहां से उससे हटा दोगे तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि ना यहाँ बाबर का शासन था, ना यहाँ हुमायूं का शासन था, ना अकबर का शासन था, ना जहांगीर, शाहजहां, कोई नहीं हुआ। आखिरी बादशाह 25वें मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर भी नहीं थे। तो आप कहना क्या चाहते हो? इसको निकाल करके क्या करना चाहते हो? निकाल करके आप इतिहास को छिपाना चाहते हो। अब जो सही है दिखाएंगे। क्या क्या सही है? क्या मुगलों ने इस देश पर राज नहीं किया? आप अगर उसको ये वो आए ही नहीं तो इसका मतलब आप जो कहते हो कि बाबर के समय में एक मंदिर को गिरा करके, राम जन्मभूमि मंदिर को गिरा करके और वहां एक मस्जिद का निर्माण किया गया, तो ये नहीं हुआ होगा क्योंकि बाबर तो आया ही नहीं आपके हिसाब से, क्योंकि आप उसको पढ़ाना ही नहीं चाहते हो। तो इसलिए आप कहते हो औरंगजेब के समय में बड़े अत्याचार हुए हिंदुओं पर, तो अब नहीं पढ़ाओ तो फिर औरंगजेब नहीं रहेगा, यानी आप मान रहे हो कि कोई अत्याचार हुआ ही नहीं। मैं ये सही है कि गलत है ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन अगर आप इतिहास में जो कुछ हुआ है उसको पढ़ाओगे नहीं तो लोग जानेंगे कैसे? मेरी तरह के लोग भी, मैं कोई इतिहास का अध्येता नहीं रहा हूं, लेकिन भारत के प्राचीन इतिहास से लेकर जो ब्रिटिश काल तक के इतिहास को जो मैंने सीखा और जाना है, वो हाई स्कूल, मुख्यतः हाई स्कूल और ये 12th जिसको पहले इंटरमीडिएट कहते थे, उसके बाद थोड़ा ग्रेजुएशन में, तो उससे एक सम्यक समझ आई। आप क्या कहना चाहते हो? नालंदा आया गया तो बख्तियार खिलजी आया कि नहीं आया? दरअसल ये जो पूरा प्रयास है, ये इसके पीछे कोई लॉजिक दिखाई नहीं देता है। कोई ये नहीं कह सकता कि ये क्यों कर रहे हैं। इतिहास नहीं पढ़ाने से आप जो है वो इतिहास को खत्म नहीं कर सकते। ये आप नहीं कह सकते। एक दूसरी थ्योरी भी चल रही है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में आजकल देख रहा हूं मैं, बहुत तेजी से फैलाया जा रहा है कि हल्दी घाटी की लड़ाई में असल में राणा प्रताप हारे ही नहीं। बड़ी अच्छी बात है, हारे नहीं थे तो फिर उनका साम्राज्य जो है वो होगा कहां चला गया? वो क्यों जंगल चले गए? वो क्यों घास की रोटियां खाते थे? मैं महाराणा प्रताप के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, लेकिन युद्ध हुआ था और उस युद्ध में महाराणा प्रताप
पराजित भी हुए थे। इन सब चीजों को रोक देने से क्या होता है? इतिहास सबक लेने के लिए होता है। अगर आप समझना चाहते हो और पुनर्लेख करना चाहते हो तो ये बताओ कि आखिर क्या कारण है कि जितने आक्रांता भारत में आए, आप करीब करीब जो है मैं समझता हूं कि मौर्य काल और उसके थोड़े से बाद तक के समय को छोड़ दीजिए, तो जितने आक्रमणकारी आए वो सब जीत कर गए, ज्यादातर जीत के गए। क्यों? कौन सी कमजोरी थी हमारी जिसके कारण? आबादी हमारे पास थी, ज्ञान हमारे पास था, वेद हमारे पास थे, हमारे पास वैज्ञानिक भी थे, तो हम क्यों हारते थे? और आप सिर्फ इस्लामिक जो आक्रांता थे वही नहीं आए। 6ठी शताब्दी में इस्लाम, मोहम्मद साहब आए, पैगंबर मोहम्मद जिनको कहते हैं, और उसके बाद उन्होंने इस्लाम की एक नई व्याख्या दी, उनको आखिरी पैगंबर भी कहते हैं। उसके पहले भी तो आए ना, कितने आए? क्यों? आप इस कमजोरी पर बात ही नहीं करना चाहते हो, क्योंकि जैसे ही इस कमजोरी पे बात करोगे तो आपकी जो जाति प्रथा है उसकी धज्जियां उड़ जाएंगी। आपने कह दिया कि ये एक जाति के लोग ये तो शिक्षण ये करेंगे, दूसरी जाति के लोग यही जो है वो रक्षा करेंगे, और तीसरी जाति के लोग वो व्यापार करेंगे, और बाकी सबको आपने समाज से बाहर कर दिया। आपके पास लड़ने के लिए सैनिक ही नहीं थे, क्योंकि राजपूत ही लड़ेंगे, क्षत्रिय ही लड़ेंगे। खैर, ये बातें मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि इतिहास से सबक लें और समझें कि क्या कारण है कि उस समय से लेकर के, मुगल पीरियड से बहुत पहले से लेकर के, मुगलों ने ज्यादातर जो हिस्सा कब्जा किया वो जी। पहले से मुसलमानों के पास थे, मुसलमान राजाओं के पास थे। जी। आप इस इतिहास को क्यों छिपाना चाहते हो? क्या पढ़ाओगे आप? इसलिए जो कुछ ये कर रहे हैं मूर्खतापूर्ण। एक बात मैं और कहूंगा कि जो सिलेबस में बदलाव हो रहा है, सीबीएसई उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन नहीं है, वो सेंट्रल बोर्ड है, और उसके लिए वो बदलाव केंद्र सरकार ही कर रही है। और बहुत दिनों से उसकी चर्चा हो रही है कि वो किताबें लिखी जा रही हैं। हो सकता है कि उत्तर प्रदेश सरकार को मालूम हो गया हो, और जो उत्तर प्रदेश बोर्ड है वो उत्तर प्रदेश सरकार के पास है। तो आज जो खबर आई है उसमें दोनों ही बातें आ रही हैं। हाँ, दोनों बातें आ रही हैं, जो मैं देख रहा हूँ, जी। दोनों बातें आ रही शैलेश जी। इसका मतलब केंद्र सरकार भी तय कर चुकी है और राज्य सरकार भी तय कर चुकी है, और उनको अंदर की जानकारी है। वो किताबें जो इनके बदले में पढ़ाई जाएंगी वो अभी है नहीं, सामने नहीं है। लेकिन आप आधा अधूरा इतिहास नहीं पढ़ा सकते। आप अगर राणा प्रताप हारे थे तो आप उनको विजयी दिखाकर कुछ नहीं प्राप्त करोगे। आप विश्लेषण करो ना, ये समझो, इतिहास की व्याख्या तो की जा सकती है, लेकिन इतिहास का एक हिस्सा जो तारीख है, तारीख से मतलब है मेरा कि इस तारीख को ये हुआ, उसका क्या कर लोगे आप? आप इसकी व्याख्या करो कि क्यों बाबर आया और इतने बड़े भारतवर्ष में एक भी राजा नहीं था। जी, ठीक बात है शैलेश जी। एक ब्रेक का इशारा हो रहा है, मैं एक ब्रेक लूंगा, लेकिन शैलेश जी ने बहुत सारे बिंदु उठाए। उन्होंने कहा कि भाई इतिहास से सबक लेने की जरूरत है। अगर इतिहास को आप हटा ही देंगे तो फिर तारतम्य कैसे बैठेगा? और इतिहास तो सबक लेने की चीज़ है कि भाई वर्तमान और भविष्य सुधारिए इतिहास से। इस देश की नब्ज को बहुत अच्छी तरीके से समझने वाले शैलेश जी, बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार, उन्होंने अपने बात को बहुत 2-3 खंडों में रखा और बहुत सारे महत्वपूर्ण सवाल भी उठाए। अब मैं इतिहासकार अमित राय सिन्हा साहब के पास जाऊंगा। अमित जी, एक इतिहासकार होने के नाते इस तरह के जो चीज़ें की जाती हैं, बदलाव किए जाते हैं, इनको आप कैसे देखते हैं? जी नमस्कार सर। नमस्कार। मुझे बुलाने के लिए आपको धन्यवाद। बहुत आभार जी। अभी शैलेश जी जो बातें कह रहे थे वो एकदम सही है। हम जब पूरे इंटरमीडिएट तक, यानी जब बच्चा 1 से लेकर 12 तक में ही इतिहास के जो तीनों कालखंड हैं, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक, तीनों को पढ़ लेता है, जिसके कारण उसको भारत के पूरे इतिहास के बारे में एक समझ विकसित हो जाती है। लेकिन यदि आप उसमें से मुगल हटा देंगे तो 1526 से 1857 का इतिहास में आप क्या पढ़ाएंगे? उसके पास वह लाल किला देखने जाएगा तो उसको आप क्या बताएंगे? लाल किला से प्रधानमंत्री भाषण देंगे तो उसके अंदर तो यह बात आएगी ना, किसने बनवाया? ताजमहल देखने जाएगा तो किसने बनाया, यह बात तो आएगी। तो आप किसी का इतिहास बता सकती हैं। और यह भारत का इतिहास है
कि भारत पे करीब 300 साल तक मुगलों ने शासन किया, तो हम उनको पसंद कर सकते हैं, ना कर सकते हैं, लेकिन इतिहास तो हटा नहीं सकते हैं। उस 100 के कालखंड को हम ऐसा तो कर नहीं सकते कि इसको यहाँ से हटा दें। अच्छा अमित जी, बीजेपी के लोग कहते हैं कि भाई हम गुलामी का इतिहास, आक्रांताओं का इतिहास क्यों पढ़ाएं भाई, क्या जरूरत है, हम आजाद हैं और हम अपने महापुरुषों को, अभी केशव प्रसाद मौर्य कह रहे थे कि भाई जो छिपाया गया है वो हम पढ़ाएंगे, तो वो क्या छिपाया गया है, हम जरा एक इतिहासकार होने के नाते आपसे जानना चाहते हैं, क्या छिपाया गया वो पढ़ाना चाहते हैं। इतिहासकार यह नहीं देख करके इतिहास लिखता, इतिहासकार उस कालखंड को देख के इतिहास लिखता है। हम जब इतिहास, और पढ़ाने वाला भी उस कालखंड, जब 1526 से दिल्ली के शासक की बात आएगी तो क्या हम मुगल राजाओं का नाम नहीं लेंगे? केशव प्रसाद मौर्य जी किसका नाम लेंगे? उसमें लाल किला बनवाने की बात आएगी तो हम महाराणा प्रताप का तो नाम लेंगे नहीं। तो जो चीज है, जो आ गया, अगर हम गरीब रहे, किसी समय में हम अगर हारे हैं, आप बात कर रहे हैं, तो उसके बाद तो अंग्रेजों का इतिहास आएगा, उनको भी हम हटा दें। उसके पहले प्राचीन काल में जाएंगे तो इंडो ग्रीक, शक, पहलव, कुषाण, ये सब बाहर से आए थे, भारत पे हमला किए थे, तो किसका इतिहास हम पढ़ेंगे? इतिहास तो हमारा है, यह भारत का इतिहास है, उसमें किस कभी हमला हुआ होगा, कोई हारा होगा, कोई जीता होगा, तो हम तो उस हिसाब से इतिहास पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे। एक बात ये भी अमित जी बार बार आती है, एक बात और मैं आपको बीच में थोड़ा सा रोक रहा हूँ, ये बहुत सारी बातें बार बार कही जाती कि इतिहास भी चाटुकारों द्वारा लिखा गया। भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि उस कालखंड में चाटुकार इतिहासकार थे, उन्होंने लिख दिया, आक्रांताओं को बढ़ा चढ़ा के लिख दिया और अपने लोगों को अंडर एस्टिमेट किया या उन्हें बाहर कर दिया। यही बात तो आ रही है। शैलेश जी कहे हैं कि अगर महाराणा प्रताप जी जीत गए होते तो दिल्ली के शासक हो रहते। हमें तो नहीं कहेंगे कि दिल्ली का साम्राज्य उनके अधीन आ गया। भैया ठीक है कि आप डिबेट कर सकते हैं कि वो हारे थे कि नहीं हारे थे, लेकिन दिल्ली पर तो एक राजा था जो अकबर था, और उस अकबर की फौज जाग गई थी राजस्थान लड़ने के लिए। मेवाड़ की फौज तो दिल्ली आई नहीं थी। तो इतिहास तो जब लिखा जाएगा तो उत्तर भारत के इतिहास में मुगल दिल्ली पे शासन कर रहे थे, और महाराणा प्रताप लड़ाई किससे की? अगर हम मुगल हटा देंगे तो लड़ाई किससे की? तब भी ये बड़ा ये टेढ़ा मसला हो जाएगा। ठीक बात है अमित जी, मैं डॉक्टर रोहित मिश्रा साहब के पास जाऊंगा। डॉक्टर रोहित मिश्रा साहब यूपीएससी के बच्चों को ट्रेन करते हैं, इस लायक बनाते हैं कि वो देश की प्रशासनिक सेवाओं में आएँ और अपना योगदान करें। डॉक्टर साहब ये बताइए कि ये कैसे फिर आगे जो पॉलिटी लेकर आगे प्रतियोगी परीक्षाएं करने वाले लोग, वो कैसे, उन पर क्या अच्छा इफेक्ट पड़ेगा, खराब पड़ेगा, क्या ये क्या दृश्य बनेगा? जी देखिए, इतिहास जो है हमारे आम जीवन का बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा है। और जैसा अमित जी बता रहे थे कि इतिहास हर घंटे, हर मिनट, हर सेकंड लिखा जा रहा है। और एक बड़ी हंसी वाली बात है कि इतिहास का मतलब ही है हिज स्टोरी। जो राजा रहा, कहानियां उसकी लिखी गई, और वही कहानियां हम लोग पढ़ेंगे और हमारे बच्चे पढ़ेंगे और आगे आने वाली पीढ़ियां पढ़ेंगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस समय भारत 1200 से लेकर के 1526 और उसके आगे का जिस फेज से हिंदुस्तान गुजर रहा था, उसी फेज से यूरोप भी गुजर रहा था। यूरोप में भी मारकाट, लूटमार मची थी, और इधर एशिया, मध्य एशिया, पूर्व एशिया, यहाँ भी सब जगह मारकाट मची हुई थी। कहीं 1200 के आसपास मंगोल थे, उसके बाद मुगल हुए। मुगल, बाबर मध्य एशिया से आकर के भारत में बसता है। लेकिन अगर हम इस 300-400 साल के कालखंड को इतिहास से हटाते हैं, डिलीट करते हैं, तो एक कंप्यूटर नहीं है कि हमने जो टाइप किया फिर हमने उसको अपने मन से डिलीट कर दिया। इतिहास लिखा जा चुका है, वो घटनाएं घटित हो चुकी हैं। अगर हम यही चीजें हटाएंगे तो जैसा अमित जी बोले कि फिर राणा प्रताप किससे लड़े, फिर राणा प्रताप की वीरता के किस्से कौन सुनाएगा, फिर शिवाजी वीर थे वो गाने कौन गाएगा, शिवाजी किससे लड़े। और ये जो मध्यकाल वाला भारत है, मुगलों ने, अगर आप एकदम अगर आप न्यूट्रल हो करके इतिहास की व्याख्या करें, तो जब से मुगल भारत आते हैं, मेरा ये एकदम
100% मानना है कि मुगल जब से भारत आते हैं तो भारत में विदेशी आक्रांताओं की लूट मार नहीं होती है। वो जो 350-400 साल का इतिहास भारत का है जिसमें मुगल भारत में रहते हैं, उसमें लूट मार नहीं हो रही है, उसमें विदेशी लुटेरे नहीं आते हैं, मुगल भारत में शासन करने आते हैं। और इसके साथ साथ हमको अपनी गलतियां भी देखनी होंगी। हम ये फिर कैसे बताएंगे कि बीरबल कौन थे, टोडरमल कौन थे, अमर सिंह किसके पक्ष में थे, मान सिंह किसके पक्ष में थे? हमें ये सारी बातें भी फिर वहां से हटानी होंगी। अगर हम सीधे सीधे 300-400 साल का कालखंड भारतीय इतिहास से हटाते हैं, और यूपीएससी के छात्रों के लिए सबसे बड़ा नुकसानदेह ये होगा कि ये जो 300-400 साल का कालखंड है, ये कम से कम 20-25 क्वेश्चन जीएस में और इतिहास में जाकर के बनाता है। जी। फिर 15 से 20 क्वेश्चन ये कैसे बनेंगे, कहां से आएंगे, क्या हम लोग देखेंगे? हम लोग राणा प्रताप इतने मन का वो बख्तरबंद पहनते थे, उनकी इतनी तेजी की तलवार थी, हम लोग फिर वो बातें कहाँ करेंगे? फिर बुंदेले हरबोलो के मुख कौन सी कहानियां लिखी जाएंगी? बहुत 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 चीज़ें हो जाएंगी। एक शिक्षक होने के नाते, एक प्रोफेसर होने के नाते डॉक्टर रोहित मिश्रा ने कहा कि भाई बहुत सारे सवाल, 20-25 सवाल अगर लोक सेवा आयोग की परीक्षा जो देश की सर्वोच्च परीक्षा है, अगर उसको देख लें तो 20-25 सवाल कैसे बनेंगे? एक ब्रेक फिर ले रहा हूं और ब्रेक के बाद इस सवाल को मैं जवाब के रूप में तलाशूंगा। हम ब्रेक से वापस आ गए और सीधे बिना किसी भूमिका के कांग्रेस के नेता अभिमन्यु त्यागी हमारे साथ जुड़े हैं, उनके पास चलेंगे। त्यागी जी, कांग्रेस पार्टी को हरदम भारतीय जनता पार्टी कटघरे में खड़ा करती है कि जो हमारे इतिहास पुरुष थे, जो हमारा इतिहास था गौरवशाली, उसको पाठ्यक्रम में शामिल नहीं किया गया और ये मुगल आक्रांता और ये सब आप लोग पढ़वाते रहे। चूँकि सरकार 60 साल आपकी थी तो ये सब काम आप लोगों ने किया। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस ने पाप किया है। दुर्गेंद्र जी, आपको और पैनल मौजूद सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए दुर्गेंद्र जी, आपको आवाज आ रही है? क्लियर आ रही है आवाज? हाँ, दर्शक सुन रहे हैं आपको, दर्शक सुन रहे हैं, बोलिए। जी 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 दुर्गेंद्र जी, 1526 1857 तक का इतिहास मुगल साम्राज्य के राज का बाबर भी है, हुमायूं भी है, अकबर भी है, शाहजहां भी है, और इसमें बहादुर शाह जफर तक का ये इतिहास है। इसी इतिहास में आगरा का किला है, दिल्ली का लाल किला है, ताजमहल है, और श्रीनगर का किला है, अजमेर का। ताकि साहब आपकी आवाज बाधित हो रही, कृपया ठीक करें इसको। बहुत सारे इसमें मॉन्यूमेंट उनके बनाए हुए, इमारतें बनाई हुई भी। देख जी, आवाज में कुछ डिस्टर्बेंस है? हाँ, अब ठीक है, बोलिए। मुझे लगता है कि कोई व्यवधान है। क्लियर आ रही है आवाज? हाँ, बोलिए त्यागी साहब, बोलिए। कोई व्यवधान नहीं। जी बोलिए। देखिए दुर्गेंद्र जी, मैं दोबारा से कहना चाहूंगा, जल्दी मैं कहता हूं कि 1526 से 1857 का जो इतिहास है मुगल साम्राज्य के राज का, उस इतिहास में लाल किला भी है, उस इतिहास में आगरा का किला भी है, उस इतिहास में ताजमहल भी है, और बहुत सारे स्मारक है पूरे देश भर के। G20 का जो सम्मेलन देश में होता है, उसमें दुनिया भर के तमाम बड़े ताकतवर लोग आते हैं, उसके लिए आगरा को सजाया जाता है, ताजमहल दिखाया जाता है। उस ताजमहल को कैसे छुपाएंगे? क्या इतिहास छुपाया जा सकता है, मिटाया जा सकता है? नहीं मिटाया जा सकता। लेकिन हो क्या रहा है, ये इतिहास को मिटाने पर इसलिए लगे हुए हैं कि ये पुरानी चीजों को मिटाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आजादी के आंदोलन में कांग्रेस के इतिहास को मिटाए, महात्मा गांधी को, जवाहरलाल नेहरू को, पटेल को, डॉक्टर अंबेडकर को मिटाए, पर ऐसे मिटा नहीं सकते। दरअसल इसके बीच में एक विचार है। ये विचार ये है कि संविधान का राज खत्म करके, ये इतिहास को तोड़ मरोड़ करके अपने हिसाब से इतिहास लाकर एक राज कायम करना चाहते हैं। शायद चाहते हो हिंदू राष्ट्र लेकर आएंगे, पर लगता तो नहीं है इस तरह से इनकी कार्यप्रणाली जो है। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि इतिहास ना तो मिटाया जा सकता, ना दबाया जा सकता है, क्योंकि इंटरनेट का जमाना है, सूचना प्रौद्योगिकी का जमाना है। गूगल पर सारे विश्व में इतिहास आपको हर मुल्क का मिल जाएगा। अभी मैं जब आप नहीं, वो ये नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं हम पढ़ाएंगे नहीं, अगली पीढ़ी को हम पढ़ाएंगे नहीं, मौजूद तो रहेगा ही।
किताबें थोड़ी कोई गायब कर देंगे, विश्व में ये सब चीज़ें, इनका प्रसार पूरे विश्व में है, ऐसा नहीं है। वो कह रहे हैं हम पढ़ाएंगे नहीं, हम गुलामी का, आक्रांताओं का इतिहास हम गर्व के साथ नहीं पढ़ाएंगे, जैसा पूर्व में कांग्रेस की सरकारें पढ़वाती रही हैं सिलेबस में। योगेंद्र जी 1526 क्या 1525 से सीधा 1858 पे आ जाएंगे क्या हम? अब देखते हैं, शैलेश जी कह रहे हैं कि किताबें लिखी जा रही, अब जब सामने आएंगी तो हम लोग देखेंगे कि क्या करते हैं वो, लेकिन कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। अगर उनके मन में कहीं कोई बात है कि भाई आक्रांताओं से जो नई पीढ़ी को बचाओ और अपना गौरवशाली इतिहास पढ़ाओ, तो कहीं ना कुछ वो उन्होंने करके रखा होगा। देश भी आजाद 2014 में हुआ, ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी जी इस देश के पहले प्रधानमंत्री बनेंगे, आगे इतिहास तो अपने हिसाब से बना लेंगे, पर इतिहास ना तो मिटाया जा सकता है ना छुपाया जा सकता है। नहीं, ये देश की गर्व और गौरव की बात है, आप राजनीति मत लाइए। अब ये बताइए कि भाई आप लोगों ने जो छिपाया वो अब दिखाएंगे, बस इतना सा वो कह रहे हैं। जी ये तो राजनीतिक मुद्दा ही है, इसमें राजनीति कहाँ नहीं है। भाजपा राजनीति तो कर रही है इसमें, भाजपा खुद जानती है कि इस पे इतिहास नहीं मिटाया जा सकता उनके द्वारा, लेकिन वो कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, उन्हें जानकारी है पूरी, वो जानते हैं कि इस तरह से 325 वर्ष का इतिहास नहीं मिटाया जा सकता। उस दौर में किन से युद्ध हुआ है, उस दौर में क्या क्या मॉन्यूमेंट बने हैं, उस दौर में कितने अलग अलग राजाओं से संधि हुई है, क्या नए नए आर्किटेक्चर बने हैं, क्या नए नए लॉज आए हैं, क्या करेंसी आई है, कितने सिक्के बने हैं, कितने नए रूट बने हैं, तो वो नदियां बनी हैं, वो कितने नए शहर बने हैं, वो कहीं कुछ नहीं मिटाया जा सकता है, वो कुछ नहीं कर पाएंगे इस बारे में। ठीक बात है, मैं शैलेश जी के पास जाऊंगा। शैलेश जी, ये सारे लोग लगभग यही बात कर रहे हैं, आपके समेत। ये मसला इसके पीछे है क्या? चूंकि आपकी राजनीति में बहुत तगड़ी पकड़ है, तो ये कहीं ना कहीं ये इसे आप किस तरह देखते हैं? क्या इसके पीछे कोई बड़ी गहरी राजनीति भी है, कोई राजनीतिक फायदा भी है? नहीं, निश्चित तौर पर राजनीतिक सोच के साथ ये बदलाव करने की बात हो रही है। और दुर्गेश जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी तो बहस के लिए ये पका हुआ मुद्दा ही नहीं है। वो केवल कह रहे हैं कि क्या नहीं पढ़ाएंगे। जल्दी ही वो किताबें सामने आएंगी जिसको वो सिलेबस में डालेंगे। और आज मैं एक बयान देख रहा था, किसी अधिकारी का था, जिसमें उन्होंने कहा कि वो किताबें बाजार में हैं, उन्होंने जिक्र नहीं किया है, जिक्र कर लेंगे। और मेरी जानकारी तो है कि पिछले 2014 के बाद से ही लिखने की शुरुआत हुई थी। सीबीएसई में बहुत सारी चीजों को बदल दिया गया है। ये बहुत आगे का कदम है कि इस हिस्से को पढ़ाएंगे ही नहीं। लेकिन ये जो है, ये इसी तरह की मूर्खता है कि कोई ये कहे कि रामायण में अब सिर्फ राम को पढ़ाया जाएगा, उसमें से रावण को निकाल दिया जाएगा। तो राम का व्यक्तित्व तो बचता ही नहीं है। रावण से युद्ध के बगैर राम नहीं होते। रावण जैसे व्यक्ति को हराया इसलिए, अब आप रावण को निकाल दोगे तो फिर कौन से राम है? वो तो श्रवण कुमार हो जाएंगे। ठीक है, माता पिता की सेवा की, माता पिता की आज्ञा का पालन किया, तो इसलिए आप कुछ चीजों को निकाल नहीं सकते। आप जो हम मध्यकाल जिसको कहते हैं, मुगल काल ही है वो, 300 साल, उसको निकाल नहीं सकते। ब्रिटिश पीरियड, उसको निकाल नहीं सकते। इतिहास में सिर्फ व्याख्या आप करते हैं, तो व्याख्या को लेकर के इनकी असहमति रही है। नई व्याख्या क्या करेंगे आप बताओ ना। ये कहने से थोड़ी ही हो जाता है कि इतिहास जो है, इसको लिखते समय एक बात और बताऊं, इतिहास जो है वो सबूतों पर आधारित होता है। वो साहित्य की तरह नहीं होता है कि एक इतिहासकार जो है अपने मन में जो आया वो लिख दिया। वो उसको सबूत के साथ बात करता है। सबूत में बहुत सी चीजें आती हैं, जिसमें से कि उस कालखंड में जो निर्माण किए गए हैं, वो जो दंत कथाएं प्रचलित हैं, वो। अब हम अपना प्राचीन इतिहास अगर भारत का देखना चाहें तो क्या मिलेगा? जो मोहनजोदारो और वो जो खंडहर मिलते हैं, उससे हम अपनी सभ्यता का अनुमान लगाते हैं और उससे अपनी सभ्यता के बारे में बात मिलता है। उस दौर तक हम जाते हैं। हम उस समय के जो धार्मिक ग्रंथ है वो भी इतिहास का में एक सबूत की तरह, वेदों में जो कुछ कहा गया है, वेदों में अनाजों का जिक्र है, उनसे हम ये पता करते हैं कि उस समय की हमारी स्थिति क्या थी, हम किस तरह के समाज में जी रहे थे, हमारा समाज कैसा था। लेकिन आप इसको, अब इस व्याख्या को बदलना चाहते हो तो बड़ी मेहनत का काम है। आपको वो सारे सबूत जुटाने होंगे, आपको ये बताना होगा कि ये ऐसे नहीं ऐसे हुआ था। तो ये तो कुछ करते नहीं है, ये सबूत जुटाने का काम करते ही नहीं है। बहुत दिनों से ये कह रहे हैं कि ताजमहल जो है वो हिंदू वो स्मारक था और उसको बदल दिया। हाँ, वो
और राजा कुछ साहब साल पहले वो ताजमहल के सामने जब खुदाई की गई तो और कुछ फव्वारे निकले। तेजो महल कह रहे हैं उसको कि तेजो महल था वो, ताजमहल तेजो महल है। खुदाई में कुछ फव्वारे निकले और फव्वारों को के कारण उन्होंने कहा कि ये देखिए ये फव्वारे, ये तो जल चढ़ाने के लिए किया गया था। तो आप उसको करो ना, आपके हाथ में सरकार है, केंद्र की सरकार भी है, राज्य की सरकार भी है, आप खुदाई करो, उसके सबूत निकालो और सबूत रखो। इतिहास लिखने पर तो कोई प्रतिबंध है नहीं। आप जो कहते हो कि वामपंथी इतिहासकारों ने सब बेड़ा गर्क कर दिया, तो आप लिखो ना दक्षिणपंथी इतिहास। और मैं आपसे कहूंगा कि वो इतिहास लिखा गया है, लोगों ने उसको स्वीकार नहीं किया है, तो कराओ आप जी, पढ़ाओ आप जी बिल्कुल। शैलेश जी ने बड़े ज्वलंत मुद्दे उठाए। अमित राय सिन्हा साहब वो बिल्कुल शैलेश जी कतई इस मानने को तैयार नहीं कि ये सब करके कोई इसमें इतिहास में कोई बदलाव आने वाला है। वो कह रहे हैं कि भाई अभी ये मुद्दा ही बड़ा प्रीमेच्योर है, वो हमें कटघरे में खड़ा करें। दुर्गेंद्र चौहान आज बेकार को आपकी मुद्दा लेकर आ गए, बड़ा कुल मिला के प्रीमेच्योर है। और लेकिन चूंकि मेरी मजबूरी, जी बोलिए। पढ़ाएंगे ना तो और बड़ा मुद्दा बनेगा, तब आपको समझ में आएगा कि उस किताब में वो इस इतिहास की जगह क्या पढ़ाना चाहते हैं। नहीं ठीक है, मैं सहमत हूँ। और आपका जाहिर सी बात है कि बड़ा विशाल अनुभव है, तो मैं उसमें कहीं कोई टिप्पणी करने का कोई साहस नहीं कर रहा हूँ। मैं यही कह रहा हूँ कि वास्तव में आपके अनुभव से बहुत सारी चीज़ें हम लोग सीखते हैं। तो शैलेश जी कह रहे हैं कि भाई ये बहुत बड़ा मुद्दा है और जब किताबें आ जाएंगे तो और बड़ा मुद्दा हो जाएगा, क्योंकि उसमें आ जाएगा आप पढ़ाने क्या जा रहे हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि ऐसा कोई व्यक्ति हमको मिल नहीं रहा है। अब सारे लोग यहाँ बैठे, सारे लोग भाई ठीक है, कांग्रेस को छोड़ दीजिए, तो सारे वामपंथी तो नहीं है ना भाई। और इसमें पत्रकार और शिक्षक और इतिहासकार, ठीक है, कोई वोट किसको देता है अलग बात है, लेकिन सामाजिक तौर पर मैं आ रहा हूँ, मैं रोहित जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास। मैं रोहित जी को ही लेता हूँ। बोलिए रोहित जी, फिर मैं जाऊँगा सिन्हा साहब के पास। जी दुर्गेंद्र जी, एक सबसे अहम मुद्दा जो इन सब बातों से निकल करके सामने आता है कि आपने पाठ्यक्रम से तो मान लीजिए आपने मुगल शासक हटा दिए, आपने लोधी वंश हटा दिया, आपने शेरशाह सूरी, आपने सब कुछ हटा दिया, लेकिन क्या प्रदेश की जो पीसीएस परीक्षाएं होती हैं या जो यूपीएससी की परीक्षा जो हो रही है, क्या वहां से आपने उसको डिलीट किया है? हाँ, मेरा आज मंथन में ये बड़ा प्रमुख मुद्दा, मैं अभी यही सवाल पूछने जा रहा हूँ अगले राउंड में। बहुत महत्वपूर्ण विषय आपने उठाया जी। और अगर मान लीजिए कि आपने यूपी से मुगल काल को पूरा हटा दिया, ठीक है, लेकिन बिहार से तो हटा नहीं है, राजस्थान से तो हटा नहीं है, ये अगर बंगाल से तो हटा नहीं है। इसका मतलब हम खुद ही अपने बच्चों के लिए रोजगार के जो मतलब बड़ी एलीट क्लास की सर्विसेज हैं, हम उनको वहां जाने से रोक रहे हैं। क्योंकि अगर ये 300, 350, 400 साल का इतिहास अगर हटता है और बच्चा एकदम नहीं जानता मान लीजिए इनके बारे में, आप सीबीएसई से भी हटा दीजिए, आप एनसीईआरटी, आईएससी बोर्ड, आप सब जगह से हटा दीजिए, तो उत्तर प्रदेश का बच्चा अगर ये 300, 400 साल का कालखंड नहीं जानेगा, तो वो फिर ये भी नहीं जानेगा कि अंग्रेज सबसे पहले किसके शासनकाल में भारत आए थे। रोहित जी एक तर्क भी इसमें दिया जा रहा है कि भाई जिसको यूपीएससी या पीसीएस करना होगा तो वो अपना फिर पढ़ लेगा किताबें लेके, लेकिन हम नहीं पढ़ाएंगे आक्रांताओं का इतिहास। अगर तो वो उसके लिए एकदम नया सब्जेक्ट होगा, वो इतिहास एकदम नया सब्जेक्ट होगा उसके लिए। और जब हम बच्चों को स्कूल से ले करके टूर पर ले जाएंगे, तब टूर में हम उनको कौन सी आर्कियोलॉजिकल साइट्स दिखाएंगे। अभी जैसे शैलेश जी ने बोला कि हम लोग कौन सी उनकी आर्कियोलॉजिकल साइट्स को दिखाएंगे। इसमें राखीगढ़ी में, मैनपुरी, इटावा में बहुत बड़े स्तर पर एएसआई के जो हैं वो उत्खनन हो रहे हैं, उनसे हमें नया इतिहास निकल रहा है। ये तो सबूत आ रहे हैं, लेकिन ये प्राचीन काल के हैं। मुगल तो एकदम लेटेस्ट है, वो सामने मीनारे, वो सामने बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, हम उन बिल्डिंग्स को गिरा नहीं सकते हैं, हम उन बिल्डिंग को इरेजर रबड़ ले करके मिटा नहीं सकते हम एकदम। तो हमें बच्चों को, ठीक बात है। अमित जी, डॉक्टर मिश्रा भी यही बात कह रहे हैं कि भाई उसको इरेजर से मिटा नहीं सकते। और एक शिक्षक होने के नाते वो कह रहे हैं कि भाई आप जो एलीट क्लास की सर्विसेज हैं, अगर आप ऐसा करते हैं तो उत्तर प्रदेश के बच्चों को आप कहाँ ले जाके खड़ा करेंगे। और आप कह रहे हैं कि भाई हम ये सब एक तरीके से गुलामी के प्रतीक को हटाने के लिए कर रहे हैं, ये आक्रांताओं का इतिहास क्यों हम पढ़ें।
देखिए, गुलामी के प्रतीक को हटाने के लिए आप उसको समाप्त नहीं कर सकते। जो कहा गया कि आप उसको डिलीट नहीं कर सकते हैं, हम इतिहास में वह दर्ज है। अभी आपके ही चैनल पे ऐड आ रहा है 2017 के पहले का यूपी, तो हम 2017 के पहले का यूपी तो भूल नहीं जाएंगे। तो आपको भी तो पीछे का तुलना करना ही पड़ता है। इसके अलावा आप कह रहे हैं कि हम और अपने गौरव को बताएंगे, अपने महापुरुषों को बताएंगे। अच्छी बात है, महाराणा प्रताप को हम भी जानते हैं, आप भी पढ़े हैं, शिवाजी को आप भी पढ़े होंगे, हम भी पढ़े हैं, उसी सिलेबस में वो भी थे। ऐसा तो है नहीं कि उनको नहीं पढ़ाया गया। हाँ, नए नए अगर कुछ बिंदुओं पे कुछ लोगों पे काम नहीं हुआ है तो उस पे आप काम करवाइए, उनको भी आगे ले आइए। लेकिन यह नहीं कि हम दूसरे को हटा देंगे। आप और जिसको जोड़ सकते हैं और लोगों को ले आइए, अधिक से अधिक आप अनुसंधान करवाइए, उसमें रिसर्च करवाइए, हर गांव स्तर पे आप खोजिए, कोई न कोई मिल जाएगा। तो ऐसे लोगों को आप उठाइए, लेकिन दूसरों को आप मिटा करके किसी को नहीं उठा सकते हैं, आप उसमें जोड़ सकते हैं। इतिहास को समाप्त नहीं कर सकते। ठीक बात है। अभिमन्यु त्यागी, जो सारे हमारे एक्सपर्ट इस बात को कह रहे हैं कि भाई लकीर मिटाओ नहीं, अपनी बड़ी कर लो। दुर्गेन जी, बिल्कुल मैं सब विद्वानों को सुन रहा था और अपनी बातों को मैं इन्हीं की बातों में जोड़कर बोलता हूं कि अगर सरकार को बहुत दिक्कत मुगलों से है तो ताजमहल, लाल किला, पुराना किला और बहुत सारे इमारत, इमामबाड़े, ये सब खड़े हुए हैं आज भी, उन पर भी बुलडोजर चलाकर नेस्तनाबूद कर देंगे तो इतिहास मिटाया जा सकता है इस तरह से। लेकिन प्रतीत तो होता नहीं है, क्योंकि उसी लाल किले पे भाषण बाजी करनी है अभी प्रधानमंत्री जी को, उसी ताजमहल पर जाकर दीदार कराना विदेश के जो बड़े बड़े नेता आते हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को। तो इतिहास को ये तोड़ना मरोड़ना तो बहुत दूर की बात है, ये कहीं कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। और सरकारें तो आती जाती रहती हैं, ये अपने हिसाब से इतिहास जो लिखेंगे अच्छी बात है। कुछ ऐसी अगर इन्हें लगता है बातें छूट गई हैं तो उस पर ये विद प्रूफ लेकर आएंगे तो आप लोगों को ये नहीं चाहिए था कि कम से कम जो भारत के लोग हैं जो छूट गए हैं, आप लोग भी भूले पड़े हुए थे, आप लोग भी नहीं, आप लोग भी, आपकी सरकारें इतने दिनों तक रहीं। अरे भाई, जो अपने देश के लिए जिन्होंने कुर्बानी दे दी, पूरे देश अपनी जान दे दी, कम से कम जो बहुत सारे लोगों के लेकर आ रहे हैं, आ तो रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल फर्जी लोगों को लेकर आ रहे हैं। तो कम से कम उनकी तरफ आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया। आप लोगों का फोकस दरअसल क्या हुआ कि नेहरू गांधी क्या इर्द गिर्द पूरा बस नेहरू गांधी परिवार ही आप लोगों का फोकस रहा है। एक ब्रेक पर जा रहा हूं और इस सवाल का जवाब ब्रेक के बाद लूंगा अभिमन्यु त्यागी से। क्या कभी ऐसा कहा गया है कांग्रेस की तरफ से कि महात्मा गांधी जी के पूर्वजों ने देश पर राज किया, या मोतीलाल नेहरू जी के पूर्वज ने, या पटेल जी के, अम्बेडकर जी के पूर्वजों ने इस मुल्क पर राज किया था? तो जो इतिहास है, इतिहास की बातें हम करते हैं। कांग्रेस के अलावा भी बहुत पावरफुल लोग विपक्ष में भी रहे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी तो पहली कैबिनेट में मंत्री थे। इसके अलावा मोरारजी देसाई जी, चौधरी चरण सिंह जी प्रधानमंत्री रहे, इंदु कुमार गुजराल जी, देवगौड़ा जी, खुद अटल बिहारी वाजपेयी जी भी प्रधानमंत्री रहे। तो कहीं अगर इनको लगता इतिहास में कहीं किसी के साथ अन्याय हुआ है तो वो नामों को आगे लाने में तो ये सक्षम लोग थे या नहीं थे? ये सक्षम थे। और राज्यों में भी अलग अलग कांग्रेस से अलग गैर कांग्रेसी सरकारें हमेशा से रही हैं। उन्होंने कितने पाठ्यक्रमों में ऐसे महापुरुषों को शामिल किया है जो आरोप लगाने वाले लोगों के प्रति मेरा सवाल है कि कहीं अन्याय किया गया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से? देखिए, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की एक मंशा है, वो मंशा है राजनीति करने की, भेदभाव की, बंटवारे की। मन को जो दूषित इनकी मानसिकता है, देश में बंटवारा करके जो राजनीति करना चाहते हैं, वो छल कपट और प्रपंच के सहारे ये लोग कर सकते हैं। आज इनके पास काम का कोई एजेंडा तो है नहीं, विकास इन लोगों ने किया नहीं है। तो हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद, यही मुद्दा इनके पास रह गया। और इस मुद्दे पर ये बहुत बढ़िया खेलते हैं, हम लोग जानते हैं, ये इसके बेस्ट प्लेयर है। लेकिन जनता कब तक इन भावनात्मक मुद्दों पर टिकी रहेगी? असल मुद्दे शिक्षा, चिकित्सा, बेरोजगारी की, महंगाई की असल मुद्दे हैं, किसानी का असल मुद्दा, मध्य वर्ग, गरीबी, ठीक बात है, असल मुद्दे हैं, बेरोजगारी का मुद्दा असल मुद्दा है। यही मुद्दों पर हमेशा काम होगा और यही मुद्दा स्थायी मुद्दा है देश का। दिक्कत तो ये है अभिमन्यु त्यागी कि ये मुद्दे उठाने वाले सत्ता प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। पिछले 8-9-10 सालों से ये देखा जा रहा है कि ये मुद्दे उठाने वाले पीछे चले जाते हैं। ये दिक्कत है। मैं फाइनल कमेंट के लिए, चूंकि अब मेरे पास वक्त नहीं है, मैं शैलेश जी के पास जाऊंगा। शैलेश जी, फाइनल कमेंट, इसके बाद फिर कार्यक्रम को खत्म करेंगे।
दुर्गेश जी, ये जो अभी कोशिश है ना, ये इतिहास ही नहीं वर्तमान को ही बदलना चाहते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री अक्सर ये कहते हैं, बार बार कहते थे, पहले तो बहुत ज्यादा कहते हैं कि 60 साल में देश में कुछ नहीं हुआ। यानी जब से प्रधानमंत्री आए हैं तभी से हो रहा है, उसके पहले तो पता नहीं देश था भी या नहीं। जो कुछ विकास हुआ वो सब का सब अब हो रहा है, पहले हुआ ही नहीं। ये इतिहास के साथ भी वही कर रहे हैं। अभी 60 साल में, 65 साल में, वो जो 60-65 साल कह रहे थे, वो उसमें अटल बिहारी वाजपेयी के भी 5 साल 6 साल शामिल है, लेकिन हुआ ही नहीं। तो ये ठीक जो है, ये कुल मिलाकर के इनके पास कोई दृष्टि नहीं है। ये इतिहास की पुनर्व्याख्या करने की बात करते तो मैं इसको समझ सकता था कि इतिहास की व्याख्या ये इस तरह से करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप इतिहास को निकाल देना चाहते हो तो वो आप समझ लो कि ये हो नहीं सकता, और इसलिए आप जो कुछ भी कर रहे हो उसका कोई बड़ा नतीजा सामने नहीं आएगा। लेकिन जो एक बीजेपी की नीति है कि लोगों को दूसरी तरफ उलझाएगा, पता नहीं क्या पढ़ाएंगे अब वो जो है। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी, इनका जो गोरखपुर का आश्रम है, गुरु मच्छेंद्रनाथ और उसके पहले, ये सब तो मैंने टेक्स्ट बुक में पढ़ा था। ये तो इनको छोड़ दे तो वही किताबें थी, और मैं उत्तर प्रदेश में भी नहीं पढ़ता था, मैं तो बिहार में था, तो भी पढ़ा था। तो पढ़ करके और मेरी जो अपनी सोच है वो अलग से विकसित हुई। ये निश्चित तौर पर देश के साथ दुर्भाग्यपूर्ण है। और एक बात आखिर में सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आप लोगों ने जो कहा कि सीबीएसई में क्या होगा, तो मैं पहले से ही कह रहा हूं, सॉरी, ये जो आईएएस और आईपीएस वगैरह की जो केंद्रीय परीक्षाएं होती हैं उसमें क्या होगा, तो मैंने पहले ही कहा कि ये सीबीएसई यानी जो सेंट्रल बोर्ड है एग्जामिनेशंस की, उसके टेक्स्ट बुक में बदलाव हो रहा है। और जो ये यूपीएससी की परीक्षाएं हैं उसके सवाल बदल दिए जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और आप जो सोचते हो कि उत्तर प्रदेश वाले सफर करेंगे, वो नहीं करेंगे। वो सफर करेंगे जो अपने टेक्स्ट बुक को नहीं बदलेंगे, जिसका कहना आपने कहा बिहार सफर करेगा, बंगाल सफर करेगा, या जो जिन राज्यों में दूसरे लोगों की सरकारें होंगी, तमिलनाडु सफर करेगा, तेलंगाना सफर करेगा, जो भी है, केरल सफर करेगा। तो ये संकट उनके सामने है, ये अपने हिसाब से तो सवाल बदल देंगे, इनको कोई दिक्कत नहीं है। जो यूपीएससी की परीक्षा में सवाल चुनने वाले लोग हैं वो तो वो इन्हीं के द्वारा तय किए जाएंगे ना। ठीक बात है, तो ठीक बात है जी। कंप्लीट करिए शैलेश जी, कंप्लीट करिए प्लीज। नहीं, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि ये जो कुछ भी कर रहे हैं, ये इनकी एक सोच है कि लोगों की मानसिकता को बदल दो, और वो आसान नहीं है। लोग इस सवाल को पूछेंगे, लोग सवाल को पूछेंगे कि इतिहास में मैं दलित क्यों हूं, इतिहास में मैं अति पिछड़ा क्यों हूं, मैं अछूत क्यों हूं। ये सारे सवाल जो हैं वो टल जाए, इसलिए युद्ध का जो मोर्चा है वही बदलने की कोशिश की जा रही है, पर ये बदला नहीं जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अमित राय सिन्हा साहब बहुत शुक्रिया। डॉक्टर रोहित मिश्रा आपका शुक्रिया। अभिमन्यु त्यागी आपका भी बहुत शुक्रिया। और चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय जी नहीं आए, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद उन करोड़ों दर्शकों का जो के न्यूज़ को देखते हैं, हमारे इस खास कार्यक्रम मंथन को देखते हैं। शैलेश जी विद्वान हैं, इस देश के वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने कहा कि दरअसल मोर्चा ही बदलने की तैयारी है, वो सवाल भी बदल जाएंगे, यूपीएससी वाले बदल जाएंगे, लेकिन अगर दिक्कत होगी तो उन लोगों को जो इस धारा के साथ नहीं बदलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।